पंजाब सरकार दावा करती है कि वो किसानों की हिमायती है, किसानों के विषय में सोचती है, लेकिन हाल ही में एक घटना घटी। फरीदकोट में 2 किसान भाइयों की मौत हुई और ये पता चला कि उन्होंने खुदकुशी की। अब इसके बाद जो सवाल बहुत सारे उठ खड़े हुए कि जो पंजाब की भगवंत मान सरकार कह रही है, वो कितना सही है या हकीकत से भाग रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर जगरूप सिंह शेखो साहब हैं, जो कि पंजाब की राजनीति को, किसानों की दिक्कत परेशानी को बड़े करीब से समझते हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि भगवंत मान की सरकार कहती है कि वो किसानों के बारे में सोचती है, लेकिन हाल में जो फरीदकोट से घटना घटी और सामने आई, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सभी सरकारें कहती है कि हम सोचते हैं और उनका फर्ज भी बनता है। ये वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है और लोगों के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है। पर जो इंस्टेंस हुआ है, जैसे आपने 2 भाइयों की, सगे भाइयों ने, ये पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। भाइयों की डेथ तो हुई है, कोई एक किसी ने और इंसिडेंट में आ गया, कोई दूसरे में चला गया, पर ये जो है इसने तो सारा झिझोड़ के रख दिया कि कितना बड़ा स्ट्रक्चरल क्राइसिस फैमिली लेवल तक पहुंच गया। हम ये बात तो मान के चलें कि ये जो सुइसाइड है बहुत लंबे समय से पंजाब से हो रहे हैं। पंजाब उन स्टेटों में से एक स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना भी है, जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरली प्रोग्रेसिव स्टेट्स होती थी। तो वहां तो सुइसाइड तो बहुत लंबा एक प्रकरण है। और पीछे हमारे 3 यूनिवर्सिटीज ने एक बहुत बड़ी स्टडी भी की थी, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला भी था, पीएयू भी था और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी, उसमें हमारे साथी थे और उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। हजारों लोगों ने सुसाइड किया। किसान का मतलब मजदूर भी उसमें आते हैं, सभी लोग उसमें आते हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर जो है ना, स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, ढांचागत क्राइसिस। जो ढांचागत क्राइसिस होता है उसको बातों से ठीक नहीं होता, इतने शॉर्ट टर्म से ठीक नहीं होता, अनलेस अनटिल आपके सामने, आपके पास एक बहुत बड़ी एक एजेंडा हो, टारगेट हो, आपकी विल हो, फिर आप थोड़ा सा उस तरफ में चल सकते हैं। ये जो खास करके आपने देखा होगा कि पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद टेररिज्म आया। टेररिज्म में भी उस समय में भी हमारा एक ही काम फंक्शनल था, जो हमारी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। और 1991-2 तक जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रही और पंजाब की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो ठीक रही। 1992-1-2 ऑनवर्ड जो एग्रीकल्चर का डिक्लाइन शुरू हो गया। अब जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जमीन तो कम होगी। अब इंटेंसिव खेती की तरफ चले गए और जो इनपुट का जो खास करके लिबरलाइजेशन का रिजीम भी उस तरीके में से आ गया और एग्रीकल्चर का जो इनपुट का सामान था वो मार्केट में चला गया। आउटपुट अभी भी उस तरीके से, उसकी डिमांड अभी भी बहुत चल रही है। इंश्योर्ड जो है हमको एमएसपी देने की बात है। दूसरी बात यह है कि खेती आप देखिए कि जोत बहुत छोटे हो गए। अब देखिए 1947 के बाद, उसके बाद 4-4, 5-5 पीढ़ी आ गई। जिस उस समय में जिनके पास 100 एकड़ जगह थी, अब 2-2 एकड़ जगह रह गई। और अभी भी पंजाब में खास करके जो दूसरे स्टेटों के मुकाबले तो छोटे किसान कम है, पर गिनती बहुत ज्यादा है। और हमने एक पीछे स्टेट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया पे स्टडी कराया था, उसमें पंजाब की स्टडी भी की थी। तो हमने ये देखा कि वाइबल है ही नहीं है। 10 एकड़ वाला किसान जो है, 10 एकड़ की खेती से अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता, उस बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। और उस समय में मैं 4, 5, 7, 8, 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय में जो हमारे उस यूनिवर्सिटी में जो एक सेवादार होता था, 4th क्लास एम्प्लॉय होता था, उसकी एक्सेस इन दोनों रिसोर्सेज को वो ज्यादा होती थी, उसकी इनकम ज्यादा होती थी। उसके बाद तो हालात और आगे बढ़ते गए, कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है, नीड्स पूरी नहीं हो रही। और उसी में ये सारा, ये तो एक सुसाइड वाली बात है। बच्चों को बाहर भेजना भी उसी प्रेशर में, जो इनवॉलंटरी माइग्रेशन शुरू होती है, या उसी में जो अभी पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर वो सारा कुछ हो रहा है। जो भगवंत मान साहब कह रहे हैं, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी आसें थी इनके ऊपर। अब देखिए 22 में 92 एमएलए का जीतना, और उस समय में 44% ऑफ द टोटल फार्मर्स जो पंजाब के, इन्होंने वोट दिया। जो 5 एकड़ से छोटे किसान थे, वो 80% के करीब किसान थे जिन्होंने भगवंत मान सरकार को, भगवंत मान की पार्टी को वोट दिया। प्रोफेसर साहब, एक डेटा मेरे पास भी है कि 18% जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम है, जो कि मार्जिनल है। 70% जो है 1 से 2 हेक्टेयर, जो कि स्मॉल। 11% जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर, 11%, और 1% जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। सर, आप अपनी बात आगे रखिए। ये डाटा ठीक है। पंजाब में जो है ना, रिवर्स जो कहते हैं ना, वो टेंडेंसी हो गई है। छोटे किसान वैसे छोड़ के साइड में बाहर हो गए और बड़े किसान ऐसे है को जमीन
2-2, 3-300, 500, कई हजार एकड़ वाले जो किसान हैं, हर साल हजारों जो पीजेंट फैमिली है वो लैंडलेस जो है ना वो फार्मर्स बन रहे हैं। एक लैंडलेस फार्मर्स भी है, जैसे कास्ट के ये क्या है? ये सर, ये लैंडलेस फार्मर क्या है? ये लैंडलेस फार्मिंग के उनका साइज इतना छोटा हो गया। से फॉर एग्जाम्पल आप तो हेक्टेयर की बात करते हो, एकड़ की बात करते हो, एक कनाल होते हैं उसमें। जैसे पंजाब में स्टैंडर्ड एकड़ में एक कनाल, जो 8 कनाल होते हैं उसका एकड़ बनता है। बहुत सारी फैमिली गांव में है जिसमें लेस देन 1 कनाल है, क्योंकि फैमिली का साइज बड़ा होता गया, जमीन उसमें जो डिवाइड होती रही, और वो जमीन जब डिवाइड होती है 2-3-4 एकड़ से नीचे आ जाती है, तो वो या तो बेच देते हैं या उससे बाहर निकल जाते हैं। तो वो लॉर्ड तो हैं बट विदाउट लैंड है। ये बहुत सीरियस इशू है, और इसको एड्रेस करना, खास करके जो पंजाब की जो क्राइसिस है, जिसको ढांचागत क्राइसिस हम बोलते हैं। पहले टेररिज्म की बात थी, जिसको हम उस समय में जो लड़के इस साइड में आए थे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने 2 क्लास पैदा किया। एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लेजिटिमेट चिल्ड्रन थे, ये जो बड़े बड़े सरमाएदार है जो राजनीति में आए हैं, चाहे अकाली कांग्रेस में जिनके कैपिटलिस्ट फार्मर जिसको कह देते हैं, छोटा बड़ा सारा उसमें आ जाता है, वो आगे जिनके पास पावर आ गई। एक इलेजिटिमेट चिल्ड्रन थे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट हुआ वो डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, कि जिसके पास 5 एकड़ थी, जिसके पास 20 एकड़ थी, उसको 4 गुना से 5-7 गुना ज्यादा उसका बेनिफिट हुआ। तो जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन थे वो दूसरी तरफ में चले गए, जिसमें वायलेंस में चले गए, टेररिज्म में चले गए। क्योंकि उस समय भी हमने स्टडी किया था कि बहुत लैंडलेस लोग थे, मैक्सिमम लैंडलेस, या 2-3 एकड़ वाले या 1 एकड़ वाला जरा सी, क्योंकि हेक्टेयर तो 2.5 एकड़ में होता है ना, वो लोग उसमें चले गए थे। तो मैं जब हम भगवंत मान जी की बात कर रहे हैं, लोगों को बहुत बड़ी आस थी। पहली बार हुआ कि इतने % लोग किसानों ने इनको वोट दिया, 80% छोटे किसानों ने वोट दिया। ये देखें कि एक कोई ना कोई स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे। अब स्ट्रक्चरल चेंज क्या हो सकती है? खेती बाड़ी को तो है, तो स्टेट सब्जेक्ट है, पर स्टेट के रिसोर्सेज कहाँ है? स्टेट की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है? पिछले 30, 32, 35 साल, खास करके जो पोस्ट टेररिज्म के बाद की जितनी भी सरकारें बड़ी हैं, इंक्लूडिंग दिस वन, 6 सरकारें पहले बड़ी थी, ये 7वीं सरकार है। कोई भी इन्होंने ढांचागत जो उसका जो सिस्टम स्ट्रक्चर था होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री उठी थी, एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्री उठी थी, राइस मिल उठी थी, दूसरा तीसरा ये जो आपका कई और पेरिफेरी में इंडस्ट्री लगी थी। वो टेररिज्म की वजह से, जहाँ पंजाब का एक और भी डिसएडवांटेज है, पंजाब विक्टिम है पार्टीशन का। पाकिस्तान के साथ लगातार हमारे रिलेशन ठीक नहीं है। जो कुछ भी होता है, चाहे वो पार्लियामेंट में अटैक होता है, बॉम्बे में अटैक होता है, कारगिल में अटैक होता है, इफेक्ट पंजाब करता है। दूसरा, लिबरलाइजेशन की वजह से हम कोस्टल एरिया से बहुत दूर हैं, और साथ में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो हिल स्टेट हमारे साथ में पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर है, उसके साथ में हिमाचल प्रदेश है, साथ में अभी उत्तराखंड आ गया, उनका एडवांटेज है उस तरीके से। तो पंजाब तो सभी तरफ से घिरा हुआ उस तरीके से, और खेती एक सोर्स है। आपकी इंडस्ट्री सारी यहाँ से फ्लो कर गई, नई इंडस्ट्री आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, और रीजंस भी है उसका, कई रीजंस है। लैंड एक्सपेंसिव है, रेजिस्टेंस भी है, एक्विजिशन की भी समस्या है, सोशल पोलिटिकल मूवमेंट, सारा सभी बातें हैं। तो इंडस्ट्रीज क्यों यहाँ आएगा? डिवर्सिफिकेशन हो नहीं रहा, और एमएसपी किसी इंश्योर करेंगे नहीं, ना होगी ना वो करेंगे, जितनी डिमांड करते रहिए उसमें, और कोई बेआउटी नहीं। प्रोफेसर साहब, जो ये एमएसपी वाला जो मुद्दा है, हाल ही में मतलब सुखबीर सिंह बादल ने भी यह सवाल उठाया कि पंजाब की सरकार 4400 करोड़ रुपए विज्ञापन के ऊपर खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी ये कहती है कि सब चंगासी, सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो सवाल यह है कि 4400 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्चा करना। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल और है कि इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लोन है, मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि पंजाब में 7.5% के रेट पर इंस्टीट्यूशनल, और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लोन है वो 19% के रेट पर, जो कि दूसरे राज्यों से कम है। तो क्या मान सरकार इस पर किसी तरीके से नकेल कसने में नाकाम रही है? पहली बात तो बादल साहब ने कहता कि 4400 के, मेरे को नहीं लगता इतने बड़े विज्ञापन उस तरीके में। वो पॉलिटिकल पर्सन है, तो उनके बारे में भी पता है। 3 बार उनकी सरकार रही है, 5 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। 70 में भी बड़े थे, 77 में बड़े थे, उसके बाद वो आप देखिए 97 में बड़े थे, फिर उसके बाद 2007 में बड़े। वो ठीक है, वो तो पॉलिटिकल जो मर्जी बोलेंगे, लोगों को पता है इन्होंने क्या किया, इनके समय में कौन सा क्राइसिस हुआ, प्रोक्योरमेंट कैसी थी, वो बात तो पॉलिटिकल उनका एजेंडा उस तरीके से हम छोड़ दीजिए। दूसरी बात है कि इस सरकार की, अब देखो जिस तरीके का फ्रीबीज का काम तो उन्होंने अकाली दल ने शुरू किया था, ठीक है। बट्ठल ने तो स्मॉल फार्मर्स को जो 2 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, उनको फ्री भी दिया था इलेक्ट्रिसिटी का। बादल साहब ने आके रोटी, कपड़ा, मकान, जो सब दुकान थी, जो को सारा उस तरीके से चला गया। गवर्नमेंट के एसेट को बेचा गया, मतलब जेडे बहुत प्राइम एसेट थे उनको बेच के अपना खर्चा चलाया होगा।
और उनको बेच के अगर आप कहते ग्रोथ के हुआ है या डेवलपमेंट हुई है, वो तो सवाल ही लोग जानते हैं। लोगों ने क्या किया, अगर वो ऐसा ही वो बात होती तो इतना हाशिए पे ना जाते। मैं पॉलिटिकल बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने है, डिक्लाइन हो रहा, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा, बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा। वो ठीक है, अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है, वो तो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे और टारगेट ये होगा। भगवंत मान साहब की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो लोग पंजाब को डिफेक्टो रूल कर रहे हैं, उनका पंजाब के लिए एजेंडा नहीं है, पंजाब की किसानी के लिए एजेंडा नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ जैसे होता है ना, हवा हवाई वाली बात ज्यादा है। अब देखिए कि एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में बहुत आया, अभी तक पंजाब में कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। आपका 60% जो इस सरकार में एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है या उससे पहले वाली भी सरकारों में पहले वाले पॉलिसी में नहीं यही किया ना, पहले वाले ने भी यही किया, इसीलिए तो लोग इनको लेके आए थे। अभी एग्रीकल्चर पॉलिसी कहती है बनाई है, पब्लिक डिस्कोर्स में आई नहीं, बनाई हुई एग्रीकल्चर पॉलिसी कहाँ लागू की उसको? रिसोर्सेज है, एक्सेस है, या जो कारपोरेट वर्ल्ड है इनका भी तो, जो आपका कारपोरेट वर्ल्ड ही है ना, जो सोचनी है इनकी, केजरीवाल साहब दी और दूसरे है, वो तो सारा उसी पैटर्न पे चल रहे हैं ना। मशहूरी वाली बात है, दूसरी तीसरी बात है, इशू वाली बात तो है नहीं उस तरीके से। तो इसलिए इस सरकार से बहुत ज्यादा लोगों को आस थी। लोगों ने सिर्फ इनको वोट ही नहीं दी, इतने जिताए नहीं है, सारा पंजाबी डायस्पोरा जो था वो इनके साथ खड़ा था। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, स्वयं जीतने के बाद कोई पॉलिसी नहीं है, वो उसी नटंकी के में पड़ गए। मतलब हमारे तो पंजाबी में एक कहावत है कि जिस रास्ते में वो गए थे वो रास्ता कहाँ जाता था, मड़िया को जाता था, मड़िया बोलते हैं हमारे शमशान घाट को, उसी रास्ते में पॉलिटिकली उस रास्ते में ये भी चल पड़े, उसका एंड रिजल्ट ये भी हुआ। अब देखिए लोगों ने वार्न किया इनको, भगवंत मान 2 बार संगरूर से जीते थे, 3 महीने बाद बाई इलेक्शन हुई, वो वहां से हार गए। 24 में 13 की सीटें की बात करते थे, वो 3 सीटें मिली। अमृतपाल जीत गया, एक वो सरबजीत जीत गया इनका वहां से। म्यूनिसिपल कारपोरेशन जी बड़े शहरों में वहां से हार गए। गांव की तो हम सबको पता है, गांव में कैसे इलेक्शन जीती जाती है। एजेंडा लेके नहीं आए, वो जो पॉलिसी लेके आए थे एग्रीकल्चर, वो कहाँ है पॉलिसी? कोई क्लियर कट पॉलिसी है? सुइसाइड कर रही है उनके लिए पॉलिसी है? सिर्फ वही मोटे तौर पे बातों बातों में मतलब करना और उस तरीके से रिडिक्यूल करना। दे टुक द पॉलिटिक्स एंड द पीपल वेरी नॉन सीरियसली। इनका सबसे बड़ा, मैं तो कहूँगा, मैं एज ए स्टूडेंट इसका सिटीजन होने की वजह से ये मैं कह सकता हूँ, इन्होंने लोगों को सीरियसली लिया ही नहीं, लोगों के एजेंडे को सीरियसली लिया ही नहीं है, स्वाय नटंकी। तो अब 600 यूनिट माफ कर दिया, फ्री कर दिए, ढांचा का समस्या वो थोड़ी है। अब जो आईएएस हैं, जो हमारे जैसे वो लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, दूसरे तीसरे, वो भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। विमेन, जो देहाती विमेन जिनकी मदद करनी चाहिए थी, उनको छोड़ के बसों में फ्री करी है, 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले वो लोग उसमें ट्रेवल करें। एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, पंजाब को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब इनका रेवोल्यूशन तो बहुत छोटा सा हो गया, एक स्कूल का उद्घाटन कर दिया, टॉयलेट का, तो वो रेवोल्यूशन आ गया। एक बस स्टैंड का उद्घाटन पहले शुरू हुआ था, वो क्रांति आ गई। इन्होंने तो बेसिकली सबसे बड़ा जो किया, डिच किया। अब भगत सिंह का नाम लेते हैं, बाबा BR अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो इंटेंशन देखो ना, राज्यसभा में 7 बंदे भेजे हैं, ना तो कोई भगत सिंह की विचारधारा है, ना बाबा BR अम्बेडकर की विचारधारा। वहां कौन है? कारपोरेट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। और दूसरे पासे पंजाब जो लोग है, जिसको हम पंजाब बोलते हैं, वो देहात है, वो शहर का गरीब है, वो खेती बाड़ी से, हमारी सारी इकोनॉमी वहां से घूमती है। 13,500 हमारा गांव है और कस्बे भी है। शहर में भी तब रौनक आएगी जब खेत में या खलिहान में कोई ना कोई हमारे पास वो आएगा। एजेंडा तो वो होना चाहिए था। ये एमएसपी की जो बात कह रहे थे कि एमएसपी में तो स्थिति ये हो रही है कि एमएसपी के बाहर जो फसलें हैं उनको सरकार जो है वो इंक्लूड नहीं कर रही है, और स्थिति ये हो रही है कि डिपेंडेंसी एमएसपी वाली फसलों पे है, और चाहे मौसम की मार जब पड़ती है या कर्ज की वजह से, किसी भी वजह से खेती बर्बाद होती है, तो किसान जो है डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। इसको लेकर के मतलब मान सरकार ने कुछ नहीं किया। नॉन एमएसपी जो क्रॉप्स नहीं, वो ठीक नहीं। देखो कितना कर्जा है, कर्जा लेके तो कर्जा वापस कर रहे हैं, नया सोर्स आ नहीं रहा। कोई नीचे से जमीन से थोड़ा पैसे निकलेंगे, पैसे तो अब सोर्सेज इंक्रीज करेंगे, उससे कोई जो गैप उसको करेंगे। अब स्क्वीज हो गया पंजाब एग्रीकल्चर से, आप कितने पैसे निकालेंगे? कितना सारे साल में आपकी एग्रीकल्चर का जो वो लोगों के पास पैसे जाते हैं, उसकी क्या वैल्यू रहेगी? अच्छा 10 साल पहले भी इतने थे, आज भी उतने हैं। रियल परचेजिंग पावर लोगों की कम हो रही है,
पॉइंट यहां था कि अब एजेंडा क्या, पंजाब एक पंजाब का जो इथॉस है, अब पंजाब को एक लीडरशिप की जरूरत है, एक रोड मैप चाहिए, उसके पीछे पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो खड़ा होना चाहिए। लोग रास्ता बना लेंगे, इन्होंने नहीं बनाने दिया। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, कितने बड़े फ्लड्स आए थे, सरकार पहुंचने से पहले लोग वहां पहुंच गए थे। कोरोना आया। सर ये फ्लड वाला इशू जो आपने उठाया कि मैंने भी दौरा किया था पिछले साल पंजाब में, अमृतसर से लेकर के आपका जो है कपूरथला और उसके बाद पठानकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, और अभी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार तब कह रही थी कि जो भी अफेक्टेड जो फार्मर्स हैं उनको हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी तक कोई कंपनसेशन मतलब नहीं दिया गया है। समस्या है ना, बात वही है, कहने को कह दिया। अभी तो ये बोला था सेंटर ने पैसे नहीं दिए, उसके बारे में नहीं है। वो जो आपका डिजास्टर फंड था वो जब सवाल किया वो कहाँ चला गया। मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस का सीरियस इशू बेसिकली पंजाब में सबसे जो सीरियस इशू है वो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी है। पावर का सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, एजेंडा नहीं है, कौन चला रहे हैं, कहां से चला रहे हैं। यहाँ तो वो कठपुतली वाला खेल हो रहा है, कोई एमएलए सीधा सामने आता है, नॉन पॉलिटिकल थे। ये ठीक है कि उस समय में लोगों ने ये जजमेंट थी कि जो अल्ट्रा पॉलिटिकल हो गए, जो अकाली वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, इनके काम नहीं करते, लेट्स ब्रिंग ए न्यू वन, नए लोग ले आए, नए उनसे भी निकम्मे निकल गए। नए काम कर सकते थे पर इनका पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही बहुत ज्यादा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेरर। कोई बोलता है खुल के किसी भी मुद्दे के ऊपर, सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, या तो मुख्यमंत्री साहब बोलेंगे या केजरीवाल साहब बोलेंगे, हर बात पे केजरीवाल, हर बात पे मनीष सिसोदिया। क्या एजेंडा है उनका? एमएलए किस काम के लिए है, मंत्री किस काम के लिए है? तो मेरा पॉइंट यह है कि जब डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं होगा। कहाँ पार्टी का स्ट्रक्चर है? ये जो पार्लियामेंट्री निजाम है, सरकार तो सीधी पार्टी से जुड़ी होती है ना, पार्टी लोगों से जुड़ी होती है। कौन से लोग लिए? जो इनका ओरिजिनल एजेंडा आपने भी देखा होगा 12-13 में जब ये भूषण साहब और ये सभी लोग आए थे, क्या एजेंडा था? अल्टरनेटिव राजनीति था। ये अल्टरनेटिव पावर से भी आगे निकल गया। अब देखिए ना, यानी कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब को कौन चला रहा है, इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। तो जब इसको लेकर क्लैरिटी नहीं, तो उसके बाद फिर लीडरशिप क्या करेगी? वो कंफ्यूज्ड लीडरशिप है। लोगों को बहुत क्लैरिटी है। पीपल नेवर थॉट कि हम इतना, हमारे लोग इतना, पीपल बहुत क्लियर है उस मामले में। केजरीवाल साहब अब लोगों की आंखों के तारे नहीं है, सिसोदिया साहब आंखों के तारे नहीं है, जो पहले होते थे वो नहीं है। उनकी स्माइल जो है ना, हम तो लोगों से बात करते रहते हैं, वो जो स्माइल है ना, वो उनको कनिंग स्माइल लगती है, पहले बहुत भोली स्माइल लगती थी। कि किस तरीके से हो रहा है, सभी ये तो खुला हुआ है। एमएलए को कौन कंट्रोल कर रहा है, किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि पंजाब के किसानों के साथ जो छल है पहले से होता आया है, और वो छल इस सरकार में जो कि रोकने का वादा किया गया था, वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं, इन्होंने थोड़ा किया, पर सारा कुछ इनके हाथ में नहीं है, ये बात भी है। सेंटर भी खड़ा है, एमएसपी भी, अब इन्होंने प्रॉमिस तो कर लिया 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे, वो भी एक इग्नोरेंस थी पॉलिटिकल। ऐसे कैसे हो सकता है? 5 मिनट में थोड़ी चीजें बदलेगी। रिसोर्सेज कहाँ है, कहाँ खरीद के आप कहाँ लेके जाओगे? पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ है और ट्रेड आप कर नहीं सकते, बिजनेसमैन है यहाँ नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। चलना तो चाहिए था, ये नहीं कि कोशिश की इन्होंने, चलो ठीक है पानी का थोड़ा और किया, पर इन्होंने प्रोपेगेंडा ज्यादा किया। जो लोगों का ढांचागत मसले थे, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल नशे की बात थी, 3 महीने 2 महीने नहीं हो सकता जब लोग आपके साथ नहीं होंगे। करप्शन की बात करते थे, इनके नाक के नीचे कितने बड़े जो डीआईजी और कितने अफसर जो थे वो करप्शन लेते। डीआईजी जैसे जो बहुत क्लोज थे, सरकार के बहुत क्लोज थे, चंडीगढ़ के बहुत क्लोज थे, वो सारा कुछ ऐसे हो गया। वायलेंस देखो तो किलिंग है। मेरा पॉइंट ये है कि किसान ठीक है सेंटर में है, क्योंकि कोई भी जो दूसरा है, पर पिछले समय में तो उन्होंने और उल्टा शुरू कर दिया। 2 किसान जथेबंदियों को रात को कैसे ट्रीट किया? जो नीति बीजेपी वाली है वही तो ये फॉलो कर रहे हैं। पहले उनको बिठा रखा वहां से, जब पता लगा कि हरियाणा की इलेक्शन का जो रिजल्ट में इफेक्ट पड़ा हुआ है, जो खास करके जो 2 किसान जथेबंदी बैठी हुई है, तो फिर इनको उठाना पड़ा। भी ये तो बहुत उल्टा हो जाएगा, हमको भी पड़ जाएगा। तो वही उसी नीति पे चल पे। अब किसान इनका एजेंडा नहीं है, इनको पता है किसानों ने वोटें नहीं डालेंगे, इनका एजेंडा और कहीं हो गया। अब देखिए जो दलित औरतों को या दूसरी औरतों को जनरल उनको कैटेगराइज कर दिया,
एक को 1115। आप और कैटेगरी बना सकते हो, जनरल कैटेगरी में भी विमेन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो उसको बोल दीजिए कि रिसोर्सलेस है, और दूसरी कैटेगरी में हो सकता है उनसे अच्छे रिसोर्सेज हों। मेरा पॉइंट ये है कि जब क्रूड पॉलिटिक्स में पढ़ते हो, जब पावर कैसे लेनी है, तो फिर साइड में हो जाते हैं। किसानों को यूज किया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि किसानों के 44% ऑफ द टोटल किसान दे वोटेड फॉर एक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट डाला। और जिन एरिया में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आती है, मालवा एरिया जिसमें संगरूर है, बठिंडा है, लुधियाना है, फिरोजपुर साइड है, वहां छोटे किसानों ने 80+% वोट जो थी वो आम आदमी पार्टी को डाली, जो किसी समय में अकाली दल का कोर वोट होता था। अब किसान अकाली दल से क्यों नाराज हुए? अकाली दल का कोर वोट किसान ही होता था कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, समस्या पैदा की। कांग्रेस की तरफ आए, वो अमरिंदर साहब सीगे, वो भी राजे महाराज जरा काम है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उनको छोड़ के इनकी तरफ आए, तो इनसे भी तो ज्यादा वो नहीं है ना। समस्या तो यही है कि जो इन्होंने वादे किए थे, जो कहा था, वो वफा नहीं हुआ लोगों की नजरों के मुताबिक। तो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि किसानों के साथ एक तरीके का जो छल जैसा व्यवहार है वो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया। आम आदमी पार्टी से उम्मीद कुछ ज्यादा थी और किसानों ने भी भरोसा जताया, लेकिन जो जमीन पर कुछ उतरना चाहिए था उस जमीन पर मान सरकार खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है और किसान अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ये पूरी चर्चा आपको कैसे लगी, इस पर आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर जगरूप सिंह सेखो साहब, आपका द फेडरल देश से बातचीत करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।